नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी ने उत्तराखंड में अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैदानी क्षेत्रों में जहां 2022 में बीजेपी थोड़ा कांग्रेस से पीछे रह गई थी, इसलिए इस बार ध्यान मैदानी क्षेत्रों में अभी से दिया जाने लगा है। संगठन को मजबूत करने के अलावा क्या क्या कार्रवाई बीजेपी उत्तराखंड में कर रही है और क्या महेंद्र प्रसाद भट्ट भी अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, ये सारे सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और मेरे साथ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के, वो मेरे साथ बात करेंगे। भट्ट जी, स्वागत है हमारे चैनल में। जी मनमोहन जी, नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चर्चा ये है कि मैदानी क्षेत्रों में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है, जोर लगाया है ताकि उनको कोई नुकसान ना हो, लेकिन पहाड़ और मैदान की जो लड़ाई हुई है उसमें काफी चीजें हमने देखी हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं और क्या तैयारियां हैं, अगर आप बता पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। हमने अपने कार्यक्रम की श्रृंखलाओं को बूथ केंद्रित कर दिया है। बूथ पर हमारी 20 लोगों की टोली, उसका गठन हो चुका है। और आजकल जो कार्यक्रम की श्रृंखला हमने बनाई है, वो चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, हमने बूथ केंद्रित अपनी रचना बनाई है। अभी हमारे पार्टी के जो सक्रिय सदस्य बने थे पूरे प्रदेश के अंदर, लगभग 19,000 सक्रिय सदस्यता हमारी रही है। उनमें से हमने अधिकतर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हमने कर दिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर। और मैं स्वयं लक्सर की विधानसभा के अंदर था। जहाँ जहाँ कमजोर विधानसभाएं थी, हम उनको ठीक प्रकार से उनका प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश स्तर के नेताओं के दौरे हों, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हो, प्रदेश सरकार के मंत्रियों का प्रवास हो, हम उन विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। जहाँ तक इशूज़ था, पिछले दिनों जो घटना घटित हुई और जो कम से कम देवभूमि के लिए अभिशाप के रूप में उसको देखता हूँ कि देवभूमि का जो स्वरूप है, उसमें कभी इस प्रकार का वातावरण तैयार नहीं हो कि मैदान पहाड़ का दृष्टिकोण से चर्चा हुई हो। जब ये राज्य बना, हम जानते हैं जितनी आवश्यकता मैदान तराई की हमको राज्य के लिए आवश्यक है, उतनी पहाड़ के अंदर हमारा जो पर्यटन है, उसके कारण भी दोनों जगह के उद्योगों का एक दूसरे के सामने से बना रहता है। लेकिन माहौल हुआ, और मुझे कहते हुए दुख भी है कि ये इस सीमा तक इस विषय को नहीं जाना चाहिए था। जब मैं अध्यक्ष के नाते मैंने अपने तत्कालीन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को बुलाया, उन्होंने समय याचना की और स्वयं गंगा जी के पास जाकर उन्होंने अपने पश्चाताप के रूप में स्वीकार भी किया। किसी को बुरा लगा उसको क्षमा उन्होंने मांगी है, लेकिन तो भी इशू बनाने का प्रयास किया गया उन लोगों द्वारा जिनका धरातल में कुछ नहीं है। अब वो तो विषय खत्म हो गया। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मैदानी क्षेत्रों की ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर खास ध्यान बीजेपी को रखना है। देखिए, हमने पिछले दिनों जो विधानसभा में हारे थे, नहीं जीत पाए, उन सीटों को जीतने के लिए हमने एक कार्य योजना तैयार की हुई है। खासतौर हरिद्वार जिला और उधमसिंह नगर जिला, ये 2 जिलों की हमने विधानसभा केंद्रित किया हुआ है। और हमने एक जो अपने जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ साथ विभागीय मंत्रियों को भी हमने अलग अलग विधानसभा किस प्रकार से जनता के उन कार्यों को, जो कार्य हो नहीं पा रहे लेकिन जनता से अपेक्षा करती है, उन कार्यों को गति देने के लिए हमने सभी मंत्रियों को भी इस काम में लगाया। अभी हमने अपने लगभग 38 दायित्वधारी अभी हमने घोषित किए। हर दायित्वधारी को भी हम लोग इस काम में जोड़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि मैदानों से पहाड़ों, इस बार बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। आपने जो दायित्वधारियों की बात करी है, तो एक चर्चा ये भी चलने लगी है कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों के ये निवासी हैं, वहां पर आपने एक आदमी दे दिया है, ऑप्शनल रूप में दे दिया है कि ये हमारे संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, दायित्वधारी प्रत्याशी होंगे, इस प्रकार की चर्चा पार्टी फॉर्म में कहीं नहीं हुई है। लेकिन एक दायित्वधारियों को उस विधानसभा को जिताकर लाना है, ये काम जरूर सौंपा है। उनमें से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दायित्वधारी प्रत्याशी नहीं हो सकता है। प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम लोग जीत के आधारित केंद्रित करते हुए हम प्रत्याशी घोषणा करते हैं। प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारा एक तंत्र है जिसमें दायित्वधारी भी है, इसलिए कि वो दावेदार करेंगे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम कैसे कर, जैसे हमने चमोली जिले के अंदर 3 दायित्वधारी दिए, तो चमोली जिले के अंदर हमारी 2 विधानसभाएं, एक विधानसभा हम नहीं जीत पाए, लेकिन अगली बार तीसरी विधानसभा हम लोग जीते, इसलिए हमने वहाँ बद्रीनाथ विधानसभा से भी दायित्वधारी दिया है, कटवा विधानसभा में दायित्वधारी दिया है, हमने तीसरे जो थराली विधानसभा से दायित्वधारी दिया है। तो तीनों लोग मिलकर तीनों विधानसभा जीते, इस प्रकार का हमने एक लक्ष्य उनको दिया है। और इसी प्रकार की हमने सब जगह बनाई है।
जहाँ मंत्रिपरिषद है वहाँ मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं उनको भी इस काम में लगाया है, लेकिन एक एक सीट जीतना ये हमारे लक्ष्य को हमने केंद्रित किया हुआ है। अच्छा, आप राज्यसभा में भेजे गए पार्टी की तरफ से, एक बड़ी जिम्मेदारी, आप प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी थे, आपको राज्यसभा भी भेज दिया है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई बार अपने राज्यसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को, केंद्र के मंत्रियों को भी बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार देती है। एक वर्ग जो है बीजेपी का वो कहता है कि 2027 में अगर चुनाव होगा तो विधानसभा का चुनाव महेंद्र प्रसाद भट्ट को कहीं से पार्टी लड़ा सकती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी पुरानी सीट तो थी बद्रीनाथ, आप वहां जाके चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, या कई लोगों का आकलन है आप ऋषिकेश में ही आपका बड़ा अच्छा खासा संपर्क रहा है, बचपन से लेकर आपने एक पृष्ठभूमि ऋषिकेश में भी तैयारी, तो कई लोगों ने कहा कि ऋषिकेश के भी एक संभावित उम्मीदवार महेंद्र प्रसाद भट्ट हो सकते हैं। बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, पार्टी ने किसी प्रकार का इस प्रकार के दृष्टिकोण से कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ाया जाता है। किसको चुनाव लड़ाना और तत्कालीन परिस्थितियां क्या निर्माण होगी उस पर पार्टी काम करती है। लेकिन मुझे अध्यक्ष बनाया है तो मैं ऐसा अध्यक्ष बनना चाहता हूं उत्तराखंड राज्य का जो लड़े नहीं लड़ाए, कि मुझे सत्ता सरकार लानी है और तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सत्ता बीजेपी सरकार बनाएंगे तो फिर हमारा ही आधार है, फिर हम ही लोग प्रमुख स्थानों पर हैं। इसलिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस भाव की कल्पना आज ना तो पार्टी खड़ा करते थे, मेरे अंदर ही भाव है, लेकिन अब फिर भी पार्टी नेतृत्व के निर्णय को मानना पड़ता है। आखिरकार बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में सांसदों को भी लड़ाया गया है। ऐसा कोई निर्णय पार्टी करते करेंगे, लेकिन आज की तारीख में मेरे को जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य दिया गया है कि 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए, क्योंकि अभी हमारे संगठन का अध्यक्ष का चुनाव भी अभी होना शेष है। लेकिन मैं अध्यक्ष हूँ, आगे मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे लक्ष्य में एक ही लाइन है कि राज्यसभा सांसद में आज की तारीख में मेरे लक्ष्य में उत्तराखंड के अंदर हम 2027 में पार्टी को पुनः सत्ता में लाएंगे। एक विवाद की स्थिति ऋषिकेश में हुई जब चुनाव हुए नगर निकाय के, और अब वो विवाद जो है वो कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। पहले तो सामाजिक था, राजनीतिक था, अब कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है। क्या आपको अंदेशा था कि इस तरीके की समस्या भी आ सकती है? बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हार पचती नहीं है तो इस प्रकार की स्थिति निर्माण की जाती है। देखो, नगर पालिका मुनि के तो चेयरमैन रहे वो व्यक्ति, उस समय तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। मैं प्रश्न यही कर रहा हूँ। हाँ। और उसका पूरा जीवन टिहरी जिले में बीता है, बाल्यकाल से टिहरी में। नहीं, बात वो नहीं है। और सुनिए, हाँ। और पासवान जाति अनुसूचित जाति में आती है, सारा व्यक्ति जानता है। इसलिए एक प्रकार से इस प्रकार की स्थिति निर्माण करना हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो शंभू पासवान है उनका उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, इस बात को लेकर चर्चा देखिए तो होने लग गई है ना। सुनिए, भारत का संविधान जिस दायरे में आता है जो कहता है अगर मैं अनुसूचित जाति का हूं तो भारत का हर कोने में अनुसूचित जाति का हूं, इसको भी समझना पड़ेगा। लेकिन उसका और लाभ ठीक है, मैं मानता हूं किसी आधार पर उन्होंने अगर कोई कोर्ट में कोई विषय गया तो न्यायालय उसमें निर्णय देगा, और जो निर्णय देगा पार्टी उसको सर्वधार्य करती है। लेकिन जो मैं समझ पाता हूँ, नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा पार्टी असहज हुई, आपको लगा? कोई असहजता नहीं है, कोई असहजता नहीं है। इस प्रकार की बातें होती हैं और मैं जानता हूँ जीते हुए व्यक्ति के खिलाफ अनेक बार अपीलें दायर की जाती हैं, आपत्तियां दर्ज की जाती हैं। अंत में निर्णय जो कोर्ट का तो सब लोग स्वीकार करते हैं। और ये कहना कि इस नाते पार्टी कोई विचलित है, पार्टी कोई विचलित, पार्टी ने इतने विरोध के बाद भी ऋषिकेश बीजेपी के गढ़ है और हमने उस सीट को जीता है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन जीत का अंतर तो बहुत कम हुआ ना, जहां इतने बड़े बड़े अंतर से जीत होती थी वहां बिल्कुल। देखिए, जब सारे दल मिलकर एक होंगे पोजीशन में तो भी जीत कराना छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करती है कि 50+1 मत हमको प्राप्त हो, उस पर हमने सफलता प्राप्त की है। आज भी मैं उत्तराखंड के अंदर जानता हूँ, उत्तराखंड के अंदर सारे एक होने वाले हैं, क्यों अकेले दम पर यूकेडी भी कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है, ना बाकी दल लड़ेंगे। ये गठबंधन कर सकते हैं, पला कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का बूथ का संगठन ने इतना मजबूत कर दिया है, 50+1 वोट है बीजेपी को प्राप्त। आपने यूकेडी की बात करी, यूकेडी तो हाशिए पर चली गई थी, आधी यूकेडी तो बीजेपी में ही आ गई थी और आधी यूकेडी खत्म ही हो गई थी उनका अस्तित्व। तो आपको लगा कि ये वाले जो प्रकरण हुए हैं इससे जो यूकेडी वाले जो लोग थे, यूकेडी की जो मानसिकता वाले लोग थे या संगठन था, वो थोड़ा सा एक्टिव हो गए? मैं तो चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल भी अपना का स्थान खड़ा करे, दल की सत्ता की लोलुपता से दूर रहे, लेकिन विषय लेकर आए। कांग्रेस की स्थिति होगी, कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति पर आ गई है। कांग्रेस पर ना मुद्दे है और ना उनके पास लीडरशिप है। वो तो अब ये कहेंगे महेंद्र भट्ट को हटाओ, उसको बनाओ। तो ये आजकल भारतीय जनता पार्टी के विषय का नेगेटिव बोलना, हम जिसको करते हैं
उसके खिलाफ बोलना ये कांग्रेस का उद्देश्य हो चुका है। इसलिए कांग्रेस से मुद्दा विहीन हो चुकी है। उत्तराखंड क्रांति दल है, समाजवादी पार्टी, बसपा है। मैं तो देखना चाहता हूँ इसके अंदर किस दल के अंदर ये पता है कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ सके। एक चीज मतलब कई राजनीतिक विश्लेषक पूरे देश भर में ये आकलन करते हैं, उत्तर भारत और पश्चिम भारत में खास तौर पर, कि अगर सीधी टक्कर के अलावा अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। तो आप जब कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का भी एक स्थान होना चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर वो बढ़ेगा तो वो कांग्रेस को नुकसान करेगा, बीजेपी को नुकसान मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न ये है कि दल अगर है तो दल का अस्तित्व दिखना चाहिए। खाली यूकेडी नहीं, समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में खड़ी है, बसपा के लोग भी हैं, अन्य दल भी हैं, क्षेत्रीय दल भी और भी हैं। लेकिन केवल और केवल बीजेपी का विरोध करके और फिर इकट्ठा हो जाना, फिर कहाँ दल बसता है? फिर तो आप सीधे कांग्रेस से सहयोग करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक हर बार पिछले कुछ चुनाव से, 17 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले 16 में कांग्रेस में टूट हुई, 22 से पहले आपने शामिल कराया, 2024 के लोकसभा में भी शामिल कराया बीजेपी में, 25 के स्थानीय निकाय में भी आपने बीजेपी में शामिल अभी भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। कांग्रेस के कौन से विधायक हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं? मैं बताता हूं, ऐसा है, विधायक की गलती नहीं होती है। जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है, और जब अपनी आंखों से दिखाया जाता है, जनता का दबाव जनप्रतिनिधि पे होता है कि आप बीजेपी विरोध करके क्या प्राप्त होने वाला है, हमारे यहाँ का विकास अवरुद्ध करोगे, आप बीजेपी विरोध करोगे। तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आज भी बड़ी संख्या में लोग संपर्क में। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, विधानसभा चुनाव से पहले आप देखेंगे बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक फिर जनता के दबाव में, बीजेपी के लालच में नहीं, जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी साथ आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी साथ जो भी व्यक्ति आया, हमने उसे सम्मान दिया है, हर प्रकार का सम्मान दे रहे हैं पार्टी के अंदर। अब जब आप ऐसा करते हैं तो कई जगह तो तू में जो पर्दे के पीछे होती है वो खुलकर सामने आने लग गई। टिहरी में हम देख रहे हैं कि धन सिंह नेगी और किशोर उपाध्याय जो बिल्कुल सड़क पर आकर लड़ने लग गए हैं एक तरीके से। देखिए, ऐसा है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ दिन तारतम्य बनाने में समय लगता है, लेकिन अंततः गौतम विचारों साथ चलने वाली पार्टी है। बड़ी संख्या जो व्यक्ति हमसे जुड़ता है, हम उसे अपना बनाते हैं। हम ये भी मानते हैं अगर व्यक्ति हमसे जुड़ा है और हमको छोड़ के जा रहा है तो फिर उसकी गलती नहीं मानते, हम अपनी गलती मानते हैं, उसे अपना नहीं बना पाए। इसलिए बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं, आपने देखो बीजेपी के साथ चट्टान से खड़े हो जाते हैं, बीजेपी की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और बड़ी संख्या में जिस दिन वो जाता भी है पार्टी छोड़ के, तो बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ता, जितने दिन रहता है उतने बीजेपी का सहयोग करता है, उसका लाभ हमको मिलता है। व्यक्तिगत आपकी इच्छा कहाँ पे ज्यादा अच्छी लगती है आपको राजनीति करना? उत्तराखंड की राजनीति ज्यादा प्रभावित करती है आपको, या केंद्र में आप राज्यसभा में हैं तो वहां की? देखिए, मैं केंद्र में भी हूँ तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उत्तराखंड के विषयों को लेकर मैं सदन के अंदर जब भी मुझे ईश्वर की कृपा से अवसर भी कई बार मिले, हर सत्र में मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं उन विषयों को उठा रहा हूँ। मंत्रियों द्वारा मुझे अच्छे उत्तर भी उस संबंध में मिल रहे हैं। तो क्योंकि जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ उस राज्य में राजनीति का एक आधार होता है, और मैं अपने राज्य के विकास के लिए जहाँ मुझे पार्टी जहाँ भी पहुँचाया है, इस राज्य को केंद्रित करते हुए मुझे वहाँ पहुँचाया है। इसलिए मैं इस राज्य के विकास में ही अपना सहयोग करने वाला हूँ। एक आखिरी सवाल, काफी लंबा हो गया बातचीत आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस समय प्रेमचंद अग्रवाल जी का विवाद चल रहा था, उस समय आपके परिवार का नाम भी प्रेमचंद अग्रवाल के परिवार के साथ बिजनेस के रूप में जोड़ा गया था कि दोनों परिवारों ने मिलकर बिजनेस किया था। क्या उस पर कुछ बात करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँ कि मेरा बेटा वालिद है, वो एक फर्म में नौकरी भी करता है, अच्छा खास उसका वेतन भी है, और वो अपना कारोबार कर सकता है। एक ज़मीन बेचना अपराध कब से हो गया है? उसने एक ज़मीन ली, वो बेची, और मुझे बताते हुए आपको खुशी भी है कि एक व्यक्ति जो है फिर सूचना के अधिकार में उसने जब वो जानकारी प्राप्त की, और मैं अभी मैं समय आने पर उस सब चीज़ को जनता के समूह रखूँगा। और जब वो सूचना अधिकार में वो चीज़ निकली तो उसमें स्पष्ट हो गया कि अभिषेक भट्ट का उसमें किसी प्रकार का कोई विषय नहीं है। केवल अभिषेक की ज़मीन नहीं है, वहाँ 3 गाँव के लोगों की ज़मीन है, एक और व्यक्ति की ज़मीन भी है। अगर प्रेम अग्रवाल जी का लड़का वहाँ रोड बना रहा है तो अकेले अभिषेक भट्ट के लिए रोड नहीं बना रहा था, वो वहाँ गांव के और लोगों के लिए रोड बना रहा था, लेकिन गलत था। उसकी आज अगर मुकदमा हुआ है, जो गलत करे उस पर मुकदमा भी होता है। तो ये कहना कि अभिषेक का उससे कारोबारी संबंध है, मैं पूरी तरह इसको खारिज करता हूँ, और इस रूप में कहता हूँ कि प्रामाणिकता के आधार पर जब तथ्य नहीं होते तब ये बातें उछाली जाती हैं। अगर 1 साल पहले उसने ज़मीन बेची, उससे वो कारोबारी बन गया, सहयोगी बन गया, तो फिर तो जिन लोगों ने जिस को ज़मीन बेची, हम तो उनको कारोबारी बताना शुरू कर देंगे। एक बात ये भी आई, जब आपके परिवार का नाम उछाला गया तो पार्टी में जो आपके विरोधी लोग हैं उन्होंने इस बात को प्रश्रय दिया, बढ़ाया। ये भी एक चर्चा मेरी पार्टी में मेरा कोई विरोधी नहीं है, हम व्यक्तिगत विरोधी किसको मानते नहीं है।
जब इस प्रकार का विषय आता है तो अपोजिशन के लोग इस विषय को उठाते हैं। पार्टी के किसी व्यक्ति के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतना कोई व्यक्ति मेरे बारे में जो जानता ना और इस प्रकार की चर्चा करे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो महेंद्र प्रसाद भट्ट बड़े सारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दे रहे थे। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र ने भी कई राज्यों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कहां से कितना समर्थन बीजेपी को मिल पाएगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अपनी रणनीति, अपनी तैयारियां बीजेपी ने अभी से करनी शुरू कर दी हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में, किसी विशेष इंटरव्यू में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।